तेल के लिए दुनिया में विख्यात वेनेजुएला, जिसकी राजधानी के रूप में आप कैराकस नाम की जगह को जानते हैं, इस वेनेजुएला में तेल के बहुत भंडार हैं। ये बात कइयों बार कही और सुनी गई है। तेल के भंडारों से यहाँ की सरकारें भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही। जो मादुरो हैं, ये ज्यादा खतरनाक व्यक्ति नहीं थे। इनसे पहले ह्यूगो चावेज नाम के एक व्यक्ति थे जो यहाँ राष्ट्रपति हुआ करते थे। मादुरो को तो असल में ट्रंप और बाइडेन के बीच में टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है। मतलब इनका तो मंथन हो रहा है, रस्साकसी के बीच में ये फंसे हुए हैं, क्योंकि इस रस्साकसी में चीन कहीं ना कहीं मादुरो को साधने में लगा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान को पहले अमेरिका ने खूब तंग किया, चाइना वालों ने यहां से तेल खरीद लिया। हमारी बस अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम ईरान से तेल खरीद पाएं, या फिर हम अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए अमेरिका जिनसे मना करता है वहां से सामान खरीद लें। है ना? रशिया से तेल खरीदने पे भारत को तो कल से सैंक्शन देखने को मिल रहा है, चाइना पर कोई असर नहीं है। ईरान से तेल खरीदने पर भारत को डर था कि हमारी कंपनियां प्रतिबंधित हो जाएंगी, चाइना को कुछ नहीं हुआ। चाइना ने ऐसा ही हाल वेनेजुएला के साथ भी कर रखा है। खैर फिलहाल के लिए तो भारत ही है जिसको दबाया जा सकता है, तो अमेरिका लगा हुआ है उन चीजों में। माना जाता है कि मादुरो चाइना के करीबी हैं और साथ ही साथ में रूस के करीबी हैं, और रूस के करीबी होने के चलते ही अमेरिका इन्हें टारगेट पब्लिकली कर पाता है। और अमेरिका की तरफ से जब जब ट्रंप सत्ता में आए हैं, मादुरो के साथ इन्होंने खूब प्रयोग किए हैं। मादुरो की थोड़ी सी कहानी। मादुरो की कहानी से पहले इनके गुरु की कहानी, जिनका नाम है हुगो चावेज। ये हुगो चावेज कौन है? हुगो चावेज वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1998 में राष्ट्रपति बने, लेकिन अपनी सोशलिस्ट पॉलिसी के कारण काफी ज्यादा चर्चा में रहे। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब कि इस देश में खूब पैसा तेल से आता है, तो खूब भर भर के खर्च करो। लोगों से कहो कि सरकार सब कुछ करेगी, आपका फ्री अस्पताल करेगी, फ्री पढ़ाई करेगी, फ्री घूमना करेगी, नौकरी में भी जाने की जरूरत नहीं है, कंपनियां खूब तेल निकाल रही हैं, तमाम तरह की चीजें सरकारी 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 कर दिया। लोगों को मुफ्त की इतनी आदत डाल दी कि यहां पर पैसे का कोई महत्व नहीं रह गया। महंगाई बहुत बढ़ने लगी। ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों के अंदर भी पैसे की कमी पड़ने लगी, क्योंकि वो जो खर्च कर पैदा कर रहे थे, अब वो देश के अंदर खर्च हो रहा था। जनता को मुफ्त की आदत पड़ गई। मादुरो जो ह्यूगो चावेज हैं, वो लोगों के लिए बहुत पसंद की चीज हो गए। ह्यूगो चावेज ने जिस देश के अंदर इतना तेल था, उसे इस कदर तक बर्बाद कर दिया था। बर्बाद से मतलब है कि इस कदर तक आश्रित बना दिया था आराम के, कि उनके जाने के बाद लोगों को चाहिए वही वाला सुख था। ऐसे में चावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना और कहा कि अब मेरी गद्दी ये संभालेंगे। लेकिन गद्दी कहां संभालनी थी उन्हें? असल में चावेज की नीतियों को फॉलो करते हुए आगे चलना था। वो बेचारे आगे चल रहे थे, लेकिन खर्च संभाल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वेनेजुएला में तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगी। दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कि वहां बिजली तक के पैसे नहीं थे। देश खुद का है, लेकिन कंपनी चलाने के लिए जो खर्च करने होते हैं, उतना पैसा भी देश के पास नहीं है। तेल भर भर के है, लेकिन कुछ भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनियों में रिफाइन करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में इनकी मुद्रा का बुरा हाल हो जाता है। इतना बुरा हाल हो जाता है कि इनकी करेंसी है बॉलीवर। बॉलीवर करेंसी के अंदर महंगाई के बढ़ने से, मतलब इतने गुना, इतना सारा पैसा लेके जाओ तब कुछ खरीद के लाओगे, वैसी स्थिति निकल करके यहां पर आती है। मतलब हालत ये हो गई थी कि एक कॉफी लेने के लिए, एक कप कॉफी लेने के लिए आपको 50,000 बॉलीवर देने पड़ रहे थे। बॉलीवर की तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी कि लोग बैग भर भर के लेके जा रहे हैं कि लो साहब हमारा एक सामान दे दो। ऐसे में इन्होंने अपनी करेंसी में से जीरो हटाने का शुरुआत की कि 50,000 जो है वो आने वाले समय में मात्र 5 बॉलीवर कहलाएगा, 4 जीरो हटा दो इसके अंदर से। इस तरह से इन्होंने नीतियां अपनाई। कोई बात नहीं, मुद्रा गिरती चली गई, मुद्रास्फीति का हाल बिगड़ता चला गया। वेनेजुएला की चर्चा दुनिया में होने लगी कि सोशलिस्ट पॉलिसी कितनी खराब होती है। लोगों को अगर मुफ्त की आदत पड़ जाए तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ? जिन्हें काम करना था वो पैसा तो कमाना चाहते थे, कमाने के लिए उन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए, और वेनेजुएला के अंदर जो सबसे बड़ा तरीका निकल कर आया वो था ड्रग्स का कारोबार। और वो ड्रग्स का कारोबार खुद के लिए ही नहीं, आसपास के लोगों के लिए। वेनेजुएला ने इस बीच में इतना ड्रग पैदा कर लिया कि उस ड्रग को वो अमेरिका को बेचने लगे। आपके दिमाग में आएगा अमेरिका को कैसे बेचेंगे? बताएंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि वेनेजुएला दुनिया के लिए ड्रग की फैक्ट्री बन गया। आप कहेंगे थोड़े दिन पहले तो चाइना बना हुआ था, चाइना के बाद में वेनेजुएला कहां से आ गया? वो भी हम बताएंगे। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स नहीं था। सरकारी नीतियां किसी भी प्राइवेट धंधे को प्रमोट नहीं कर रही थी। तो लोगों ने अपनी फोर्स बना करके रहना शुरू किया। ड्रग कार्टेल्स मजबूती से खड़े होने शुरू हुए। वो यहां से ड्रग बनाते, मैक्सिको भेजते, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करा के धाम से अमेरिका में टिका देते। यहां से निकालकर हिजबुल्लाह को भेज रहे हैं लेबनान में, सीरिया में भेज रहे हैं आईसिस को। सबको यहां से ड्रग्स बेचा जाता, ड्रग्स से वेपन खरीदे जाते। पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर ली यहां के ड्रग कार्टेल ने। इस ड्रग कार्टेल को ट्रंप अपना दुश्मन मानते आए थे। पहला दुश्मन तो यही कि यहां का तेल वो नहीं निकाल पा रहे। दूसरा, यहां का जो ड्रग है वो अमेरिका को बर्बाद किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग ड्रग से पीड़ित हो रहे हैं।
साल की साल हजारों की संख्या में लोग ड्रग से मर रहे हैं। तो अमेरिका को यह पता था कि उसका जो असल दुश्मन है या तो वो वेनेजुएला है या चाइना है। चाइना फेंटेनिल भेज रहा है और ये यहां से अफीम, गांजा सब भेज रहे हैं। जब तमाम प्रकार के जो कोकेन जैसे जो ड्रग हैं वो वेनेजुएला से अमेरिका भेजे जा रहे हैं। चलिए साहब, तो फिलहाल के लिए इतना सा मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दी। फिर क्या था? क्या यहाँ की जनता को आवश्यकता नहीं लगी कि उन्हें मादुरो हटाकर किसी और को बिठाना था? लगी। यहाँ पे इलेक्शन हुए तो गाइदो नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुआन गाइदो। वो मादुरो के सामने खड़ा हुआ चुनाव में, 2019 की बात है। लेकिन मादुरो ने उन्हें चुनाव में खड़ा ही नहीं होने दिया, या कहिए कि उन्हें स्वीकार ही नहीं होने दिया। गाइदो के समर्थन में जो लोग थे या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, गाइदो को इलेक्शन से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया। मादुरो ने गाइदो को टिकने नहीं दिया। उस समय ट्रंप हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाइदो को अपनी तरफ से एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लिया। वेनेजुएला के अंदर जुआन गाइदो ने कहा कि मैं राष्ट्रपति, तो अमेरिका ने कहा हां तुम राष्ट्रपति। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का ये ट्वीट है, जिस समय वो जुआन गाइदो को अमेरिका का वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई, जुआन गाइदो राष्ट्रपति हैं हमारी तरफ से। इस बीच में मादुरो कहते हैं कि मैं चुनाव जीता हूं तो गाइदो कैसे हो सकता है? चलिए, अमेरिका से इनके गलत संबंध होने के कारण इन्हें तो जेल में डालते हैं और हम अलग से अब सत्ता चलाते हैं। तो भाई साहब, मादुरो ने फिर से अपनी सत्ता चलाई और अमेरिकियों को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे में निकल जाओ यहां से, नहीं पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मादुरो ने उस समय ट्रंप की नाक में दम कर दिया। 2019 की बात थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर के मादुरो ने ट्रंप को खूब तंग किया उन दिनों में, जब जुआन गाइदो ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति डिक्लेयर किए गए कि तुम हमारे देश में असर डाल रहे हो, निकलो यहां से। वेनेजुएला के अंदर पूरी तरह से जुआन गाइदो की संपत्ति, उनके एसेट सब फ्रीज कर लिए गए। कुल मिलाकर के मादुरो सत्ता में बने रहे। बाद में पता चलता है कि इस पूरे कारनामे के पीछे किंग पुतिन थे। वो इनको कहे हुए थे कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात पे अमेरिका नाराज होता है, गाइदो की सरकार के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लाद देता है। इनके खिलाफ बकायदा बाउंटी जारी कर दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इसको गिरफ्तार करता है तो इसको इतना इनाम मिलेगा। मतलब जिस तरह से हुआ था ना कि अल सुजा के खिलाफ सीरिया में घोषित कर दिया गया था, बाउंटी की घोषित कर दो, ऐसे मादुरो के खिलाफ घोषित कर दिया जाता है ट्रंप के शासन में कि इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ट्रंप चुनाव हारते हैं, बाइडेन आते हैं। बाइडेन का भी यही रवैया था शुरुआत में वेनेजुएला के अंदर स्थितियां यही थी कि मादुरो को हम नहीं जानते, लेकिन करें क्या? इनके कालखंड में, बाइडेन के कालखंड में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन के चलते रशिया पर पाबंदी लगनी थी, तेल वहां से प्रताड़ित होता। तेल जब वहां से बाधित होता तो इन्होंने सऊदी से कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, बाजार बिगड़ने लगेगा, सऊदी वालों तुम थोड़ा तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दो। किंग पुतिन ने फोन करके सऊदी से कहा कि आप तेल का प्रोडक्शन मत बढ़ाना, इनको पता चलना चाहिए कि तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका का क्या नुकसान होता है। इन्होंने जब ये सब प्रयास किए कि सऊदी भी मेरी नहीं सुन रहा, तब भारत से कहा कि आप तो रूस से तेल खरीदते रहो। दूसरी तरफ ये वेनेजुएला के पास पहुंचे और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं ताकि तुमसे तेल खरीद करके दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर किया जा सके। भाई साहब, बाइडेन प्रशासन आता है। बाइडेन प्रशासन ने गाइदो को मना किया कि भैया तुम्हें हम नहीं मानते, मादुरो ही राष्ट्रपति हैं। और ऐसे में यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए। ये बाइडेन का कालखंड था, 2022 का समय था। जैसे ही यहां से वो हटा, तुरंत प्रभाव से हम जैसे लोग पहुंच गए। इधर की तरफ ये सऊदी को मनाने में लगे हुए थे, लेकिन वेनेजुएला से तुरंत प्रभाव से भारत पहुंचकर तेल लेने पहुंच गया कि भाई प्रतिबंध हट गए, हम तुमसे तेल ले लेते हैं। भारत का ये जो रवैया था ना, ये थोड़ा अलग था। मतलब भारत को हालांकि अपने आप को सोचना चाहिए कि हम अमेरिकी प्रतिबंधों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ईरान से तेल नहीं लेना, उसने कहा ले लो, हम लेने पहुंच जाते हैं। वेनेजुएला से तेल नहीं लेना, कहा कि प्रतिबंध हटा दिया, अब ले लो, हम पहुंच जाते हैं। तो हम लोग असल में पंक्ति में खड़े हुए अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि हम प्रतिबंधों से खुद ही प्रभावित खुद को कर ले रहे हैं। हमारी स्वतंत्र जो विदेश नीति है ना, उसमें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम प्रतिबंधों से बिना डरे व्यापार कर सकें। बट कोई बात नहीं, अंततोगत्वा अब तो हमें सामना करना पड़ ही रहा है। जिस डर से अब तक हम अमेरिका के सामने नहीं थे, वो डर तो आपके सामने खड़ा ही था। परिणाम ये निकला कि 50% टैरिफ भुगतना पड़ रहा है। यही तो तब होता जब अमेरिका के साथ में पहले हम ये आंख में आंख मिला के कर लिए होते। पर जो भी है, इतिहास लेखन में कभी इस विदेश नीति का भी कभी आकलन होगा। फिलहाल के लिए हम पहुंच जाते हैं और यहां पर वेनेजुएला से कहते हैं कि अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा दिए, लाओ हमें तेल दे दो। हम तेल लेने पहुंचते हैं। इंडिया यहां से तेल लेना शुरू करता है। 2024 की खबर। इंडिया में तेल कौन खरीदेगा? निश्चित ही मोटा भाई, रिलायंस कंपनी जो है भारत के अंदर से, वो वेनेजुएला से तेल खरीदने निकल पड़ती है। बढ़िया, हम तेल खरीदते हैं। और जब तेल खरीदते हैं तो तेल के साथ साथ हमारी रिलायंस भी यहां से रिफाइनरी करके प्रोडक्ट वापस दुनिया को बेच के पैसा कमाने निकल पड़ती है। भाई व्यापारी है, व्यापारी अपना लाभ कमाते हुए निकल रहा है। चलिए साहब, 2024 आता है, उधर अमेरिका में चुनाव है, इधर फिर से मादुरो के अगेंस्ट चुनाव खड़ा होता है। मादुरो के सामने इस बार जो व्यक्ति चुनाव में उतरे, मादुरो ने उनको उतरने ही नहीं दिया।
उनको उठा के पहले ही जेल में डाल दिया कि तुम मेरे खिलाफ सत्ता में नहीं उतर सकते, अपन रहेंगे साहब। तो मादुरो चुनाव में उतरते हैं, अपने खिलाफ खड़े व्यक्ति को जेल में डालते हैं, मादुरो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, उधर ट्रंप भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। इधर ट्रंप और इधर मादुरो दोनों चल रहे हैं। सॉरी, ट्रंप का समय अभी आना है, ये 2024 की शुरुआत है। इस समय अमेरिका कहता है कि यार तुम इलेक्शन तो कम से कम फेयर करा लो। इधर जब नहीं होता तो अमेरिका कहता है हम तुम पर फिर से प्रतिबंध लगाएंगे। धीरे धीरे यहां पर प्रतिबंधों की बाढ़ सी आनी शुरू होती है। अमेरिका अपने सिटीजन से कहता है कि भाई वहां से बाहर निकल जाओ, वेनेजुएला कुछ भी हमारे खिलाफ कर सकता है क्योंकि वो अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर रहा है। बाइडेन इतने सख्त नहीं थे, वेनेजुएला के साथ हमारा तेल का व्यापार चल रहा था। ट्रंप आते हैं। ट्रंप का तो पुराना समय से ही खार खाया हुआ था कि जॉन गाइडो को तुमने नहीं माना, बाइडेन ने तुम्हें वापस से प्रतिबंधों से फ्री कर दिया, तो मुझे तो तुम पर प्रतिबंध लगाने ही हैं। 2024 के नवंबर में आप आए, आपने आते ही अपनी तरफ से मार्च में वेनेजुएला पर सैंक्शन प्रस्तावित कर दिए थे। इस बीच में उसी वेनेजुएला पर जिससे ये पिछली बार तंग थे, इस बार खबर बनकर आती है उसके पास ये जहाज भेज देते हैं, जंगी जहाज। जंगी जहाज भेजने का असल मकसद अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमेरिका ने यहां जहाज क्यों भेजे। क्योंकि खेला चल रहा है मादुरो को हटाने का। क्यों चल रहा है? क्योंकि तेल के भंडार हैं। अमेरिका लेकिन दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? दुनिया को दिखाना चाहता है कि यहां पर ड्रग्स बहुत है। हम ड्रग्स से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आपको याद होगा ट्रंप ने सब जगह चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि हम फेंटेनिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। आज फेंटेनिल कहीं चर्चा में नहीं है। चाइना से सारे प्रतिबंध हट चुके हैं। अमेरिका चाइना की बढ़िया डील चल रही है, बढ़िया व्यापार चल रहा है। फेंटेनिल कहीं मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वेनेजुएला के केस में किया। वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाने के नाम पर क्या करने जा रहे हैं कि हम वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल से लड़ने जा रहे हैं। ये इनका पहला चेहरा है। असल चेहरा क्या है? असल चेहरा तेल पर कब्जा करना है। अमेरिका क्या बताता है कि वेनेजुएला मैक्सिको के माध्यम से हमारे यहां ड्रग्स भेजता है और हम उस पर कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जहाज भेजे हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि ये असल में यहां से तेल लेना चाहते हैं। इनका असल मकसद यहां से तेल लेना है। ठीक है साहब। अब मैं आपको तेल के पीछे की कहानी सुनाता हूं, ट्रंप किस तरह से तेल के पीछे पागल है। थोड़ा सा पर्यावरण संबंधी मैं आपको कुछ मामले बताता हूं। साथियों, वर्ष 2015 की बात है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित होती है पर्यावरण से संबंधित 2015 में पेरिस के अंदर, जिसको सीओपी के नाम से, कोप के नाम से जाना जाता है। ये जब आयोजित होती है तब ये तय होता है कि दुनिया को तापमान वृद्धि नहीं करने देना चाहिए। प्री इंडस्ट्रियलाइज जो एरा था उससे 2 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़े, अदरवाइज ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। हम जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते जा रहे हैं, अगर गैसेस ऐसे ही एमिट होती रही तो एक दिन ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ जाएगा और इंसान 2100 तक यानी कि 2100 तक रहने लायक नहीं बचेगा। कोई बात नहीं। कोप के अंदर ये तय होता है कि हाँ, सब लोग कार्बन एमिशन यानी ग्रीन हाउस एमिशन को कम करेंगे। होता है तय। 2015 में हुए इस फैसले में कार्बन उत्सर्जन को सीमित करके या फिर जितना उत्पादित कर रहे हो उतना अवशोषित कर लेंगे, ये तय करके फैसला होता है। सब देश तैयार होते हैं कि हाँ, हम ग्रीन हाउस गैस यानी कि कोयले का उपयोग नहीं करेंगे, हम पेट्रोल डीजल का उपयोग इस साल तक बंद कर देंगे। सबने अपनी अपनी कस्में खाई होती हैं। अमेरिका उनमें आगे होता है, हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन ट्रंप जब आते हैं तो ट्रंप को यह समझ में आता है कि ऐसा करके उनके देश का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तो यूजलेस हो गया। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है। उसे ये समझ में आता है कि यार मेरा तो तेल पैदा करना ही वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे में अमेरिका तुरंत प्रभाव से पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आता है। यूएस एग्जिट पेरिस क्लाइमेट डील। अपन नहीं खेल रहे। ये पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आते हैं और ये कहने लगते हैं कि भाई अपन को तो तेल से काम चलाना है और तेल का ही उपयोग करना है। मतलब पर्यावरण संरक्षण अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पर यकीन नहीं करते, हम सोलर एनर्जी पर यकीन नहीं करते, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यकीन नहीं करते। भाई साहब, बाइडेन थोड़े समझदार प्राणी रहे। हमेशा से ये रहा है कि हम इनकी सरकारों में जो रिपब्लिकन्स रहे हैं यानी कि ट्रंप की पार्टी के जो लोग रहे हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट प्रकार के रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स रहे हैं वो पर्यावरण के मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करने वाले माने जाते रहे हैं। हालांकि है दोनों तरफ व्यापारी। ये जब वापस आते हैं तो आकर के ये क्या करते हैं, तुरंत पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि पुराने काल में जब ट्रंप के बाद जब दोबारा ये आए तो पेरिस क्लाइमेट डील ज्वाइन करते हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका अभी भी इन है। लेकिन ट्रंप फिर आते हैं। ट्रंप जैसे ही आते हैं तुरंत फिर से पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल जाते हैं। अब लोगों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या ट्रंप के चूने काट रहे हैं जो पर्यावरण के समझौतों से भागने निकल पड़ते हैं। क्यों भागते हैं इससे बाहर? कारण जब खोजा गया तो पता चला कि ये पॉल्यूशन फैलाना चाहते हैं।
किस तरह का? कोयले से या फिर पेट्रोल और डीजल से। अर्थात ये ऑयल और गैस कंपनियों से जो तेल निकल रहा है या तेल निकाल रही जो कंपनियां हैं, उनसे बिके हुए हैं। ये दिखाते ये हैं कि अमेरिका ही क्यों सफर करे। इस तरह से बता करके ये पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन सही मायने में ये तेल से होने वाली जो कमाई है, उससे प्रभावित होते हैं। हालांकि इस बार एक जबरदस्त आयरनी ये रही कि जो इलॉन मस्क थे ना, उन्होंने ट्रंप को फंड किया हुआ था और इलॉन मस्क ईवी को प्रचारित करते थे। ईवी को प्रचार करने का जो मस्क का रवैया था, ट्रंप का ईवी की कंपनी के साथ दिखाई देना, ये अपने आप मैसेज देता था अमेरिका में कि ट्रंप जो है वो ईवी प्रमोट करना चाहते हैं, मस्क को प्रमोट करना चाहते हैं। मस्क के चलते ट्रंप की इमेज को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए मस्क को बाहर किया गया। मस्क को बाहर कराने में असली जो खेला था ना, वो ऑयल कंपनियों का था। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। बेचारा मस्क को बाहर निकालने का जो असली खेला था, वो था इनके ऊपर ईवी का ठप्पा लगना कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचकर क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहता है। मेरे को तो पैसा असल मायने में मस्क तुझसे ज्यादा तेल कंपनियां दे रही हैं। और आप यहां पर एक न्यूज देख सकते हैं, गार्जियन में छपी खबर है 6 महीने पहले की, कि भाई साहब मेजर जो ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने $445 मिलियन ट्रंप को और कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए खर्च किए। अमेरिका में लॉबिंग खुलेआम होती है, मतलब कि हम इस पार्टी को चंदा दे रहे हैं, ये खुल के बोलते हैं। तो भाई ऑयल कंपनियों ने ट्रंप का सपोर्ट किया कि बेटा तुम आओगे ना, तो तुम्हारे चलते हम तेल निकाल पाएंगे और बेच पाएंगे। 445 मिलियन, मतलब भारतीय भाषा में कहा जाए तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए ट्रंप के ऊपर इन्होंने खर्च किए कि आप चुनाव लड़ो और जीतो। और यही कारण है कि अमेरिका इन दिनों खींचकर तेल पैदा कर रहा है। दुनिया में जो कुल तेल पैदा हो रहा है ना, उसका 13% अकेला अमेरिका पैदा कर रहा है, जबकि रिजर्व में वेनेजुएला आगे है, सऊदी आगे है, उन सबसे ज्यादा यूएस पैदा कर रहा है। इवन रशिया 10% करता है दुनिया का, अमेरिका आज भी 13%। और पैदा करता ही नहीं है, बेचता भी है। आपने रिसेंट डेज में भारत का बयान सुना होगा, जिसमें भारत कह रहा है कि हमने तेल इनसे खरीदना शुरू कर दिया है। सोचो, ईरान खूब सारा तेल रख के बैठा है, लेकिन दुनिया का 3.6% तेल ही वो निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राहक नहीं है। इसने धमका धमका के दुनिया को ग्राहक बना लिया। आप सोचो, ईरान को धमकाया ताकि भारत जैसा देश इनसे तेल खरीद सके। इंडिया ने इनसे तेल खरीदना शुरू भी कर दिया। अभी रशिया यूक्रेन हुआ, तो रशिया यूक्रेन में रशिया से हम तेल खरीद रहे थे। भारत ने अपनी तरफ से कहा कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया कि हम तेल खरीदते रहेंगे, लेकिन हमने ये भी कहा कि हम अमेरिका से भी तेल खरीदना बढ़ा चुके हैं। अब आप समझिए कि अमेरिका में ऑयल कंपनियों ने ट्रंप को अपना पपेट बनाया, और वो जो ट्रंप है, वो ये नहीं चाहते कि दुनिया में तेल कोई और बेचे और ऑयल नया बेचे। इसके लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाने हो, रशिया पर लगाने हो, वेनेजुएला पर लगाने हो, सब जगह लगा दो। कुल मिलाकर ट्रंप अपने देश का तेल बेचना चाहते हैं। जो आज मैंने आपको दिखाया, सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है इस समय अमेरिका। वो चाहता है कि तेल बिके तो केवल उसके यहां से निकलकर बिके। इसी कारण से इन्होंने वेनेजुएला पर टैरिफ लगाए मार्च 2025 के अंदर। कहा कि जो भी लोग यहां से तेल खरीद रहे हैं, उसमें हम लोगों का नाम भी था। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था बढ़िया से यहां से, और हमारा जो तेल था जो वेनेजुएला से आता था, वो बढ़िया से हमारी रिफाइनरीज में, रिलायंस की रिफाइनरीज में रिफाइन होता था, और हम बढ़िया से उसको यूज करते थे। लेकिन इन भाई साहब ने आते उसको सैंक्शन टिकाया, जिससे रिलायंस को, इंडियन ऑयल को, इन सबको बड़ा नुकसान भी हुआ। अमेरिकी कंपनियों को, जो शेवरॉन जैसी कंपनियां, इन्हें भी नुकसान हुआ, क्योंकि वो भी वेनेजुएला से तेल मंगाती थी। लेकिन असल में इसकी मंशा क्या थी? अमेरिका में जो तेल पैदा हो रहा है, ये दुनिया को बिकना चाहिए, और यही किया चाइना। लेकिन इस बीच में खैर वेनेजुएला के साथ खड़ा रहा, जो अपने आप में एक लर्निंग लेसन है। तो आज जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि इन्होंने वेनेजुएला में जाकर के अपने जहाज भेज दिए हैं, तो दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है? जैसे पहले चाइना को दिखाया गया था कि हम फेंटेनिल के कारण चाइना से लड़ रहे हैं। असल में चाइना के साथ लड़ाई किसकी थी, वो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अब इनको दिखाया जा रहा है ड्रग्स के कारण लड़ रहे हैं। ये जो जहाज भेजे गए हैं, असल में ये किस लिए भेजे गए हैं? तेल पर कंट्रोल करने के लिए भेजे गए हैं। अमेरिका के अंदर इस तरह की चर्चाएं हैं। मार्को रूबियो का आप देखिए, बकायदा वेनेजुएला के अंदर तो अब हाउसवाइफ्स जो हैं या रिटायर्ड लोग जो हैं, वो आकर के सेना ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें लोग सेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चर्चा है कि वो वेनेजुएला को कब्जा करना चाहता है। मार्को रूबियो का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें वेनेजुएला जो है, उसके अंदर मार्को रूबियो का मानना यह है कि मादुरो की गलती है और वेनेजुएला पर अब कब्जा करने की जरूरत है। अब ये बयान की हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि एआई का जमाना है, लेकिन ये बहुत चल रहा है। वेनेजुएला के बारे में एक सोच निकलकर जो इनकी आ रही है, वो ये कि ये चाहते नहीं है कि मादुरो सत्ता में रहे। उन्हें हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो सारे प्रयास ये कर रहे हैं। इस बीच में भारत ने हालांकि अपनी तरफ से अब स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम रूस से भी तेल खरीदेंगे, और हमको जहां से जरूरत पड़ेगी हम खरीदेंगे।
करेंगे। हमारा तरीका एकदम स्पष्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा कि वेनेजुएला पर जो असल में अमेरिका के जहाज जाकर के हमला करने जा रहे हैं, जो खड़े किए जा रहे हैं, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी मतलब युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो प्रभाव और माहौल बनाया जा रहा है, वो असल में मादुरो को प्रभावित करके वहां के ऑयल बाजार पर हाथ डालने का है, या फिर उससे खरीदने वाले लोगों को बचा के रखने का। तुम तेल मत खरीदना यहां से, क्योंकि वेनेजुएला में युद्ध चल रहा है। फिर चाहे तेल चाइना ही इंपोर्ट करता हो, पर उसको रोक दो कि नहीं, तुम भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि अभी हम युद्ध की तैयारी में है। तो एक तरह से वेनेजुएला को आइसोलेट करके उसे और तोड़ने का प्रयास ट्रंप सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि दुनिया में किस तरह से नव साम्राज्यवाद, यानी कि साम्राज्यवाद का वो रूप, पहले क्या होता था, किसी देश पर कंट्रोल करने के लिए आपको वहां पर अपने लोग भेजने पड़ते थे जो अपनी सरकार चलाते थे। अब लोग उन्हीं के होंगे जो जहां के रहने वाले हैं, लेकिन आदेश किसी और देश का होगा। इस तरह का नव साम्राज्यवाद चल रहा है। अमेरिका इसी क्रोनोलॉजी में अब वेनेजुएला पर राज करने की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को इस विषय पर जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।